हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक सत्र 2021-22 के लिए विद्यार्थियों के लिए इसे हल करा रहे हैं। तो हम अपनी इकाई 2 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इकाई को। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके 7, 8 और 9 इकाई 2 साझेदारी के लिए लेखांकन मूल तत्व के 7, 8, 9 को सवालों को समझा दिया है। इसके बाद के सवालों को हम इस वीडियो में हल कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो है 1 जनवरी 2019 को आ और बा क्रमशः 1 लाख और 1,20,000 रुपये की पूंजी लगाकर साझेदार है। उसी दिन आ ने फर्म को 45,000 रुपये का ऋण दिया है। उस वर्ष का लाभ 45,000 रुपये है। साझेदारी समझौते के अभाव में आप साझेदारों में लाभ का विभाजन किस प्रकार करेंगे? लाभ हानि वितरण खाता बनाकर दिखाइए। तो यहाँ पर जो है साझेदारी समझौते का अभाव है। तो साझेदारी समझौते का जब अभाव रहता है तो कुछ नियम साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा लागू किए जाते हैं। तो इसमें जो नियम लागू होता है, सबसे पहला है कि साझेदारी संलेख का अभाव रहता है तो लाभ हानि को बराबर बांटा जाता है और पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, किसी चीज़ की प्रविष्टि इस पे नहीं होती है। इसके अलावा यदि कोई साझेदार फर्म को कोई ऋण देता है तो 6% वार्षिक की दृष्टि से उस पर ब्याज देने का अधिकार फर्म को होता है। अब आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है लाभ। तो वर्ष का लाभ हम लिखते हैं शेष लाया गया या शुद्ध लाभ भी लिखा जा सकता है। तो शेष लाया गया जो है वो 45,000 रुपये है। उसके बाद इसमें ना तो वेतन दिया ना कमीशन, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि साझेदारी अधिनियम में जो कहा गया है 1932 के अनुसार साझेदारी का अभाव रहता है तो इनकी प्रविष्टि इसमें नहीं होती। केवल ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो ऋण पर ब्याज, और ऋण किस साझेदार ने दिया? तो आ ने दिया है। तो आ ने जो ऋण दिया है वो 45,000 रुपये का ऋण दिया है। उस पर 6% वार्षिक की दर से, और ऋण किस तिथि को दिया है? 1 जनवरी। उसी तिथि पर ऋण दिया गया है 1 जनवरी। उसी दिन आ ने फर्म को 45,000 का ऋण दिया। तो यहाँ पर 45,000 का 6% निकाल दिया जाएगा। 6 शून्य 0, 6 पंचे 30 और 6 चौ 24 और 3 27। तो यहाँ 2,700 रुपये जो है आ का ऋण आएगा। इसके अलावा इसमें कोई प्रविष्टि दी भी नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका टोटल मार देंगे कि यहाँ का योग जो आया है वो 45,000 है और यहाँ इसके 2700 रुपये घटा दिए जाएंगे। तो जो आएगा वो आपका लाभ कहलाएगा। और लाभ जो है साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम घटाएंगे पहले, तो कितना आएगा? 0, 10 में से 7 गए तो 3, और 5, 14 में से 4 में से 2 गए तो 2 और 4 का 4, 42,300 रुपये। और इसमें एक नियम ये भी है कि जो भी लाभ होता है तो वो साझेदारों के मध्य बराबर बांटा जाएगा। अर्थात आ और बा 2 साझेदार है तो 2 का भाग इसमें दिया जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 21,150 रुपये आ के खाते में आएंगे और बा के खाते में भी 21,150 रुपये आएंगे। इस प्रकार से दोनों पक्षों का जो योग आएगा बिल्कुल आमने सामने 45,000 रुपये आएगा। और केवल इसमें लाभ हानि वितरण खाता बनाने को बोला गया है तो केवल एक ही खाता बनाया जाएगा। पूंजी खाते की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां सवाल है, एक फर्म में X, Y और Z साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। Y 42,000 रुपये वार्षिक वेतन और तथा Z को कुल बिक्री इकाई दहाई सैकड़ा हजार
लाख 12 लाख रुपए है, उस पर 3% कमीशन दिया जाता है। फर्म ने वर्ष 2019 में कुल विक्रय पर 10% लाभ अर्जित किया है। फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो ये कोई साझेदारी समझौते का अभाव नहीं है, इसमें पूरी चीज़ों का वर्णन किया जाएगा। इसके पिछले सवाल में साझेदारी संलेख का अभाव था, इसमें साझेदारी संलेख का अभाव नहीं है। तो विद्यार्थियों को इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं कि कुल विक्रय पर 12 लाख रुपए है, उस पर 3% कमीशन, और यहाँ कुल बिक्री पर 10% लाभ अर्जित करती। तो यहाँ पर जो शुद्ध लाभ बताया गया है उसे हम शेष लाए गए ये शुद्ध लाभ लिख सकते हैं। तो उसका हम 10% निकालेंगे, तो 12 लाख का 10% कितना होगा? 1,20,000। तो यहाँ हमें जो शुद्ध लाभ दिया है वो 1,20,000 रुपये होगा। इसके बाद हमें जो गणना करना है, वाई को 42,000 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है। तो यहाँ पर हम वेतन लिखेंगे और वाई का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसकी अमाउंट डाल देंगे 42,000 रुपये वार्षिक वेतन। और जेड को कुल बिक्री पर 12 लाख रुपये है, उस पर 3% कमीशन देना है। तो कमीशन लिखेंगे हम और जेड का नाम लिखेंगे और 12 लाख का 3% निकाल देंगे। तो 12 लाख का 3% जो आएगा 12 36,000 रुपये आएगा। इसके बाद इसमें कुछ और एंट्रियां नहीं हैं, तो अब इसका हम योग लगा देंगे। तो यहाँ पर जो योग आएगा वो आएगा 1,20,000 रुपये। 1,20,000 में से 4 3 7 6 और 2 8 78,000 रुपये घटा दिया जाएगा। तो जो लाभ आएगा उसे हम 3:1 के अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि इसमें अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित, पूंजी खाते में हस्तांतरित। अब यहाँ पर हमने घटाएंगे तो आएगा 42,000 रुपये, और इनका जो अनुपात है वो 3:1 है, अर्थात 3:2:1, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर हम 6 का भाग दे देंगे। तो 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, अर्थात 7,000 रुपये का एक भाग आएगा। तो इसमें x का जो अनुपात आएगा 7,000 गुणित 3, अर्थात 7 तिया 21,000 रुपये x के खाते में, और 7,000 गुणित 2, 7 दूनी 14,000 रुपये आएगा y के खाते में, और z के खाते में 7,000 गुणित 1, अर्थात 7 1 कम 7। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो 1,20,000 रुपये यहाँ पर भी टोटल हो जाएगा। इसमें भी केवल लाभ हानि नियोजन खाता बोला है, तो हम केवल लाभ हानि नियोजन खाता ही बनाएंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल क्रमांक 8 जो है, एक्स वाई और जेड साझेदार है, वे लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। अन्य साझेदारों ने जेड को आश्वासन दिया कि उसे कम से कम 14,400 रुपये लाभ अवश्य ही मिलेगा। चालू वर्ष का शुद्ध लाभ जो है 68,400 रुपये है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो इसका प्रारूप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लाभ हानि नियोजन खाता 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरण राशि। इसके बाद हमें जो शुद्ध लाभ दिया है हम उसे शेष लाया गया लिख सकते हैं। तो शेष लाया गया कितना है? 68,400 रुपये होगा। उसके बाद हमें इसमें कोई और अमाउंट दी ही नहीं है, तो हमें सीधे इस लाभ को टोटल मारना है। तो इसका जो लाभ आएगा वो 68,400 रुपये आएगा। अब इसका हम शुद्ध लाभ जो है हम इसे बांट देंगे। शुद्ध लाभ साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित, पूंजी खाते में हस्तांतरित। तो यहाँ पर 68,400 रुपये है कुल लाभ, और इनका जो अनुपात दिया है इसमें 2:1 का दिया गया है। तो 2 और 2 2:1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 का भाग देंगे हम। तो एक भाग की कीमत निकालेंगे। तो 5 1 कम 5, 5 तिया 15, 5 6 का 30 और 5 8 40, 13,680 रुपये का एक भाग आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास साझेदारों के नाम है। x का जो अनुपात आएगा 13,680 गुणित 2, y का जो आएगा 13,600
80 गुणित 2 और जेड का जो आएगा 13,680 गुणित 1। तो यहाँ पर अब हम इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाभ की गारंटी का आशय ये होता है कि साझेदार द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि जेड को 14,400 रुपये से लाभ अवश्य ही मिलेगा। यदि उससे कम मिलता है तो अन्य साझेदार, मतलब जो बाकी साझेदार है एक्स और वाई, वो दोनों मिलके उसके लाभ की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि इसे 13,680 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं, जबकि इसे लाभ कितना प्राप्त होना चाहिए, 14,400 रुपये। तो इसे हम पहले रफ में लिखेंगे कि 14,400 में से 13,680 रुपये घटाएंगे तो कितने रुपए का जो है लाभ कम पड़ रहा है। तो यहाँ 720 रुपये जो है वो लाभ कम पड़ रहा है। ये लाभ जो है 720 रुपये, ये दोनों साझेदार 2-2 का अनुपात है, मतलब बराबर बांट के उसे के खाते में देंगे। तो यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे तो आएगा 27,360 रुपये और इसका भी उतना ही आएगा 27,360 रुपये। तो अब ये 720 रुपये में हम 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि दोनों बराबर देंगे तो 360 रुपये आएगा। तो यहाँ पर x के खाते से 360 रुपये घटाए जाएंगे तो ये आ जाएगी टोटल अमाउंट 27,000, और y के खाते से भी 360 रुपये घटाए जाएंगे तो आ जाएगी टोटल अमाउंट 27,000। और इसका जो है 13,680 रुपये में 720 रुपये डायरेक्ट जोड़ दो या 360 करके जोड़ दो, लेकिन टोटल जो आएगा 14,400 आएगा। इस प्रकार से दोनों पक्षों का जो योग है वो 68,400 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यदि सवाल समझने में अभी भी कोई दिक्कत जा रही है तो बच्चे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं अगले सवाल की। इसके बाद हमारा 9वां सवाल है, ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार, फर्म में 5-3-2 में लाभ विभाजित करते हुए साझेदार है। ए ने बी, यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर जो है वो सी है। ए ने सी को व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी है कि उसका लाभ पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज लगाने के पश्चात 22,500 रुपये वार्षिक से कम नहीं होगा। साझेदारों की पूंजी क्रमशः 1,20,000, 75,000 और 60,000 थी। वर्ष में 1,19,250 रुपये लाभ पूंजी पर ब्याज काटने से पूर्व था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो यहाँ पर वह सुधार करना है कि ए ने सी को व्यक्तिगत रूप से दी है और यहाँ पर जो है पूंजी पर ब्याज की दर 10% दी है और इनकी पूंजी भी दी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुद्ध लाभ लिखेंगे, शेष लाया गया। जो शेष लाया गया है 1,19,250 रुपये है। उसके बाद पूंजी पर ब्याज दिया गया है, तो पूंजी पर ब्याज, तो ए की जो पूंजी है वो है 1,20,000। तो 1,20,000 का जो है 10% निकाला जाएगा तो ये आएगा आपका 12,000 रुपये, 12,000 रुपये आएगा। उसके बाद बी का जो है 75,000 है, 75,000 का 10% निकाला जाएगा तो 7,500 आएगा। सी की जो पूंजी है वो है 60,000, 60,000 का 10% निकाला जाएगा तो ये आएगा 6,000 रुपये। इसके बाद हमें इसमें और कोई मत दी नहीं है तो अब हम सीधे सीधे इसका योग लगाएंगे। तो इस पक्ष का जो योग आएगा वो 1,19,250 रुपये है और यहाँ का योग 12/7/1906 25,500 रुपये आएगा। तो यहाँ पर जो लाभ आएगा वो हस्तांतरित किया जाएगा साझेदार के पूंजी खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। तो यहाँ पर जो घटाएंगे तो आएगा 93,750। अब 93,750 में जो साझेदारों का अनुपात है वो 5-3-2 का है। तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 का भाग देकर एक भाग की कीमत निकाली जाएगी। तो ए की जो पूंजी आएगी वो 9,375 गुणित 5 हो जाएगा। बी की जो आएगी 9,375 गुणित 3 आएगा और सी का जो आएगा 9,375 गुणित 2 आएगा। तो यहाँ पर जो है 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और 1 15
और 3 दूनी 6 और 1 7 और 9 दूनी 18, 18,750 रुपये आएगा सी का। लेकिन यहाँ पर अन्य ए ने जो साझेदार को कहा है कि 22,500 से कम नहीं होगा, तो यहाँ पर 22,500 की जगह पे कितना आ रहा है 18,750। तो कितना कम हो रहा है हम ये देख लेंगे। तो 22,500 में से 18,750 रुपये घटा देंगे तो जो कमी आ रही वो आ रही है 3,750 रुपये की। तो ये जो 3,750 है ये इसमें केवल ए ने सी को व्यक्तिगत रूप से मतलब केवल ए भर देगा, बी इसमें किसी प्रकार की कोई अमाउंट राशि नहीं दे रहा है, तो उसके खाते से ये राशि को घटा दिया जाएगा। पहले हम गुणा कर देते हैं। तो 25 25 17 35 और 2 37, 5 तिया 15 और 3 18 और 5 9 45 और 1 46, 46,875 रुपये में से 3,750 रुपये घटा दिया जाएगा। तो 5 का 5, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में 7 गया तो 1 और यहाँ 3 का 3 और 4 का 4, 43,125 रुपये यहाँ आएगी। और यहाँ सी के खाते में 3,750 रुपये जोड़ दिया जाएगा, तो उसका जो योग आएगा वो 22,500 हो जाएगा। और इसके खाते को टोटल बाहर अमाउंट लिख दी जाएगी, क्योंकि बी किसी प्रकार से कोई राशि नहीं दे रहा है। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22 और 3 तिया 9 और 2 11, 9 तिया 27 और 1 28, 28,125। इस प्रकार से जो दोनों पक्षों का योग है वो 1,19,250 आ जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां सवाल, आ और बा एक फर्म में साझेदार है। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 और 20,000 रुपये थी। उन्हें पूंजी पर 8% वार्षिक दर से ब्याज मिलता है दिया जाता है और उनके आहरण पर 12% ब्याज लगाया जाता है। आ ने 1 जुलाई 2017 को 10,000 रुपये 6% वार्षिक दर पर फर्म को ऋण दिया। बा को 5,000 रुपये वेतन पाने का अधिकार है। उनके आहरण पर ब्याज 600 रुपये और 500 रुपये लगाया गया। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ समायोजन के पूर्व 25,000 रुपये है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो देखते हैं सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो लाभ दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लाभ जो दिया गया है वो 25,000 दिया गया है, तो हम उसे शेष लाया गया 25,000 रुपये लिखेंगे। उसके बाद पूंजी पर ब्याज लगाएंगे। तो पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी कितनी है, आ की जो पूंजी है, आ की पूंजी है 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये का 8% निकाला जाएगा। तो 25 अट्ठे 200, 2,000 रुपये आएगा। बाकी जो पूंजी है वो 20,000 रुपये है। तो 20,000 रुपये का 8% निकाला जाएगा। तो 8 दूनी 1,600 रुपये आएगा। उसके बाद साकी जो पूंजी आ और बाभर है, केवल 2 ही साझेदार हैं। उसके बाद आ द्वारा ऋण दिया गया है। तो आ ने 1 जुलाई 2017 को 10,000 रुपये 6% वार्षिक दर से फर्म को ऋण दिया। तो यहाँ पर हम ऋण पर ब्याज निकालेंगे। ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज जो है वो 10,000 रुपये का 6% की दर से निकाला जाएगा। 10,000 गुणित 6/100। लेकिन यहाँ पर 6 माह का दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न में 1 जुलाई 2017 को दिया गया है। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2017 तक 6 माह होते, तो 6 माह उसके और बटे में 12, एक साल में 12 माह होते हैं उसका रहता है। तो 2 शून्य से ये 2 शून्य, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 2 से काटे तो 2 तिया 6 और फिर इसके बाद 3 एक कम 3। तो यहाँ पर 300 रुपये जो है ऋण पर ब्याज आएगा। उसके बाद हम वेतन की गणना करेंगे। तो यहाँ पर जो है बा को 5,000 रुपये वेतन पाने का अधिकार है। तो यहाँ पर वेतन जो है उसकी गणना की जाएगी। तो यहाँ वेतन बा का 5,000 रुपये वार्षिक मतलब साल का जो वेतन है वो
साल भर का है 5,000 रुपये। इसके बाद आहरण, देखो आहरण पर जो दर दी गई है 12% की दर, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा क्योंकि नीचे जो आहरण पर ब्याज है वो निकला है, दिया गया है 600 और 500 रुपये, तो उसकी गणना भर हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर आहरण पर ब्याज जो है वो क्रेडिट पक्ष पर आता है, आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज आ का है 600 रुपये और बा का जो है वो 500 रुपये। इस प्रकार से टोटल अमाउंट 1100 रुपये यहाँ आ जाएगी। इसके बाद हम इसका टोटल लगा देंगे कि किस पक्ष का योग ज़्यादा है। तो इस पक्ष का योग ज़्यादा है, तो इस पक्ष का जो योग आएगा 26,100 रुपये आएगा। अब इधर का हम टोटल करेंगे तो 20 और 16 36 और 3 39 और 50 86 89 8,900। तो यहाँ का जो योग आया वो 8,900 रुपये आया। तो यहाँ पर जो लाभ आया है, अर्थात इस पक्ष का योग ज़्यादा है, तो लाभ जो है वो पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे तो आएगा 17,200 रुपये। जब इसमें किसी प्रकार का कोई अनुपात नहीं बोला है, साझेदार का पिछले सवाल में हमने देखे थे 5-3-2 का अनुपात बोला है, लेकिन इसमें कुछ नहीं बोला है कि साझेदार किस अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे। तो इसका अर्थ ये रहता है कि वो बराबर बांटेंगे। तो यहाँ पर 2 साझेदार है तो हम 2 का भाग दे देंगे। तो 2 8 16 और 2 6 12 8,600। तो यहाँ पर आ का जो है लाभ में हिस्सा आएगा 8,600 रुपये और बा का जो आएगा लाभ में हिस्सा 8,600। इस प्रकार से दोनों पक्षों का योग फिर से हम बराबर लिख देंगे 26,100। तो ये हमारा 10वां सवाल हो गया। इसके बाद हम अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। तो 11वां प्रश्न जो अंतिम है इस इकाई का, आ और बा क्रमशः 50,000 और 30,000 पूंजी के साथ लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। अर्थात इसमें अनुपात दिया है साझेदारों के लाभ हानि बांटने के। पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक दर से दे है। बा को 2,500 रुपये वार्षिक वेतन प्राप्त होता है और वर्ष 2015 में पूंजी पर ब्याज की गणना करने से पूर्व किंतु बा के वेतन लगाने के पश्चात, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, बाद में मतलब वेतन जो है वो लाभ जो है 12,500 कब है, जब वेतन दे दिए उसके बाद 12,500 रुपये। प्रबंधक को वेतन एवं पूंजी पर ब्याज काटने के बाद किंतु उसके कमीशन प्रभावित करने से पूर्व शेष लाभ पर 5% कमीशन दिया जाता है। तो लाभ विभाजन के दर्शाते हुए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो ये सवाल भी थोड़ा सा कठिन है, तो देखते हैं हम इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर शुद्ध लाभ है जिसे हम शेष लाया गया लिखते हैं। तो शेष लाया गया कितना है, 12,500 रुपये है। उसके बाद हम इस पर पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। तो पूंजी पर ब्याज, जो पूंजी पर ब्याज है वो कितना आएगा, आ का जो है 50,000 है, 50,000 का 6% निकाला जाएगा तो 5 6 30, 3,000 रुपये आएगा। उसके बाद बा का जो है वो 30,000 रुपये पूंजी है, तो 30,000 का भी 6% निकाला जाएगा तो 6 तिया 1,800 रुपये। इसके बाद इसमें जो एंट्री दी गई है वेतन काटने के पश्चात, वेतन देने काटने के बाद जो है वेतन देने के बाद लाभ जो है 12,500 है, मतलब इसके पहले ही वेतन दे चुका गया तो इसकी प्रविष्टि इस पर नहीं होगी। लेकिन इसमें कमीशन की जो एंट्री है वो थोड़ी सी समझने लायक है कि कमीशन खाते से, अब कमीशन किसको में दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कमीशन प्रबंधक को वेतन में पूंजी काटने के बाद किंतु कमीशन प्रभावित करने पर शेष लाभ का 5% कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन जो है अब यहाँ पर किसी को दिए नहीं जा रहा है, लेकिन कमीशन प्रविष्टि इस पर होगी। तो कमीशन की प्रविष्टि कैसे होगी, यहाँ पर जो दिया गया है कि प्रबंधक को वेतन एवं पूंजी पर ब्याज काटने के बाद किंतु कमीशन प्रभावित करने से शेष लाभ का 5% कमीशन दिया जाता है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है हमारा शुद्ध लाभ 12,500, उसमें से पूंजी पर ब्याज और वेतन की एंट्री घटा देंगे और जो लाभ बचेगा उसका 5% कमीशन देना। तो यहाँ पर 3,000 रुपये
पूंजी आकी पूंजी पर ब्याज और 1800 रुपये बाकी का पूंजी पर ब्याज, प्लस यहाँ 2500 रुपये जो है 2500 रुपये वेतन जो है वो बा को जो दिया जा रहा है वो तीनों को जोड़ने के बाद 48 और तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी 48 और 20 25 4800 प्लस 2500, तो ये यहाँ जो अमाउंट आएगी 8 5 13 4 और 2 6 और 1 7 7300। तो 7300 रुपये की जो अमाउंट है वो घटाने के बाद कमीशन की गणना की जाएगी। 0 5 में से 3 गया 2 और यहाँ 12 में 7 गया तो 5 5200। तो कमीशन की जो गणना होगी वो 5200 का, यहाँ शेष लाभ पर 5% कमीशन है तो यहाँ पर 5% कमीशन के लिए 5/100 करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 1 26 260 रुपये जो है इसमें अमाउंट लिखी जाएगी कमीशन। अब उसके बाद हम इसका टोटल लगा लेंगे कि किस पक्ष का योग ज़्यादा है। तो इस पक्ष का योग ज़्यादा है 12,500 रुपये, उसमें से इतनी अमाउंट घटा दी जाएगी तो 48 और 20 5,060 रुपये। ये घटाने के बाद जो आएगा वो लाभ रहेगा और ये साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित होगा। साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, तो अब हम हस्तांतरित करेंगे तो इसमें जो अनुपात है 3:2 का दिया गया है। तो यहाँ पर जो योग आएगा वो 7,440 रुपये ये आएगा। और इस पे अब क्या अनुपात दिया गया है, 3:2 का अनुपात दिया गया है, अर्थात 3 आका है और बाका 2 है, अर्थात 5 का भाग देकर 1 भाग की कीमत निकालेंगे। तो अब हम इसका काटेंगे तो आएगा 1488 रुपये का 1 भाग। तो 1488 गुणित 3 और 1488 गुणित 2, तो जब इसका हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4,464 रुपये आका और बाका आएगा 2,976 रुपये। इस प्रकार से जो टोटल अमाउंट है वो 12,500 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यदि सवाल समझ में आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली इकाई को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।